कोविड-19 पेंडेमिक के वक्त देश के बैंकिंग सिस्टम और अर्थव्यवस्था को बड़े मुश्किल दौर से निकालने का काम किया है आरबीआई ने। ब्याज दरों में तेज कटौती करके, सिस्टम में लिक्विडिटी डाल के, ज़रूरत पड़ने पर मोरेटोरियम देकर और साथ ही साथ लोन्स की रिस्ट्रक्चरिंग को आसान करके उस वक्त जिस बड़े सहारे की ज़रूरत अर्थव्यवस्था को थी, बैंकिंग सिस्टम को थी, वो काम किया। लेकिन आरबीआई का काम ऐसा है कि चुनौतियाँ कभी खत्म नहीं होती। अब कुछ और बड़ी और नई चुनौतियाँ हैं, दुनिया भर से भी, हमारी अपनी भी। एक और महंगाई तेज़ी से बढ़ती जा रही है, ब्याज दरें बढ़ रही है और दूसरी तरफ मजबूत अर्थव्यवस्था में ग्रोथ बरकरार रखने की चुनौतियाँ हैं। आइए इसी खास मुद्दे पर आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो हैं आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर आपका, और सबसे पहले धन्यवाद समय देने के लिए, क्योंकि इस वक्त बड़े चैलेंजिंग टाइम से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था है, हमारी अर्थव्यवस्था है, और जो सबसे बड़ी समस्या इस वक्त है, सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है इन्फ्लेशन। बताएं सर, क्या आपको लग रहा है कि हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन पीक आउट हो चुका है? क्योंकि कहीं न कहीं अब जो संकेत इन्फ्लेशन के कम होने के, महंगाई के कम होने के आते दिख रहे हैं, क्या ये समझना ठीक है या जल्दबाजी है? पहले तो मेरा आपको नमस्कार और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। और ये सहयोग की बात कहिए या कुछ भी कहिए, लेकिन अभी देश भर हम हिंदी माह जो है उसका पालन कर रहे हैं। और इसी टाइम में मैं जो हिंदी में आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, आपने जो मौका दिया मेरे को, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और ये जो हिंदी माह है, इसके लिए मेरे तरफ से आपको और सारे दर्शकों को बहुत सारे शुभकामनाएं बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद। जहाँ तक आप इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, ये ग्लोबल फिनोमिनन बन गया है जी। एंड मैंने पहले भी कहा था कि अभी जो सिचुएशन है वो ग्लोबलाइजेशन ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो ग्लोबलाइज हो गया है। आप लेटेस्ट डेटा देखिए, कोई भी देश ले लीजिए, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो या यूके हो या जर्मनी हो, बहुत सारे देशों में अभी इन्फ्लेशन बहुत अधिक तरह चल रहा है। यूएसए में थोड़ा सा मॉडरेट हुआ है, लेकिन यूरोपियन यूनियन में अभी इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है और बहुत सारे कंट्रीज़ में भी ज़्यादा है। जहाँ तक भारत का सवाल है, जैसे मैंने पहले कहा था, इन्फ्लेशन हमारा ये असेसमेंट है एट द मोमेंट, जो असेसमेंट है, क्योंकि जो वर्ल्ड सिचुएशन है इन्फ्लेशन फ्रंट में, वो जो उसको कहते हैं कि रोज़ वो बदलता जा रहा है जी। लेकिन अभी जो स्थिति है, अभी का जो असेसमेंट है हमारा 7.8% जो अप्रैल में आया था, वो शायद हाईएस्ट था। सो पीक पहुंच गए थे हम। उसके बाद इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम होगा और हमारा प्रोजेक्शन भी वही है। पिछले जो डाटा आया था वो 6.7 था जी। और इस साल का हमारा हमने जो प्रोजेक्शन दिया है 6.7%, नहीं, मैं क्या कहना चाहता था कि इस साल का जो हमारा असेसमेंट है वो 6.7 रहेगा। जी। और इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि बीच बीच में, मतलब ये एक स्मूथ राइड इसको नहीं कह सकते हैं, बीच बीच में थोड़ा बहुत बम्प भी आ सकता है, रोलर कोस्टर रहेगा। हाँ, वो थोड़ा बहुत बीच बीच में थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे रहेगा, लेकिन उसका डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो वो नीचे की तरफ जा रहा है। और उसके कई कारण है। एक तो कारण है कि इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस जो है अभी कम हो गए हैं। हमारा असेसमेंट पूरे साल के लिए है $105 पर बैरल, लेकिन अभी जो चल रहा है के लिए है $105 पर बैरल, लेकिन अभी जो चल रहा है $94-95 के आसपास पर बैरल चल रहा है। कमोडिटी प्राइसेस में काफ़ी सॉफ्टनिंग आया है, फूड प्राइसेस में काफ़ी सॉफ्टनिंग आया है, लेकिन आईएमएफ का ये असेसमेंट है कि ग्लोबल इन्फ्लेशन इस साल बहुत अधिक रहेगा। एडवांस्ड कंट्रीज़ के लिए उन्होंने प्रोजेक्शन दिया है 6.6%, और एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़ जिसमें इंडिया आता है, हमारे लिए उनका प्रोजेक्शन शायद 8.6 या 8.7 इसके आसपास कुछ है। तो इसीलिए इन्फ्लेशन जो है भारत में पीक पहुंच गए हैं, वो हमारा करंट असेसमेंट है। आगे जाके ये कम होना चाहिए, और अगले साल, अगले वित्त वर्ष का जो फर्स्ट क्वार्टर है, अप्रैल मई जून, हमारे असेसमेंट के मुताबिक वो मतलब 5% में हम पहुंच जाएंगे। क्या ये समझा जाए कि अब आरबीआई को और तेजी से ब्याज दरें बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? इसी आगे जाके हम ब्याज दर में क्या करेंगे वो तो मेरे लिए अभी कहना कष्ट है जी। क्योंकि वो तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कि इसी महीने में 30 तारीख को हमारा मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट रिलीज़ करेंगे, उस वक्त बता पाएंगे। लेकिन अभी जो स्थिति लग रहा है कि हमको लग रहा है कि हमारा जो पॉलिसी अभी तक रहा है, वी आर ऑन द राइट ट्रैक।
और मतलब एक ओपिनियन ऐसा, कुछ लोगों का मानना था कि हम सारे ओपिनियन को बहुत वैल्यू देते हैं। कुछ लोगों का मानना था कि आरबीआई शायद बिहाइंड द कर्व हो गया है। मैं आपके माध्यम से सारे दर्शकों को कहना चाहता हूं कि कोई बिहाइंड द कर्व की बात नहीं है। वी आर वेल इन सिंक विद द टाइम्स, मतलब जो ज़रूरत है समय के अनुसार हम कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, अगर मैं कह सकता हूं। और हमारा जो पॉलिसी रहा है अप्रैल में हमने कुछ स्टेप्स लिया था हम लोग आरबीआई की तरफ से, इन्फ्लेशन वो एसडीएफ वगैरह इंट्रोड्यूस करके उसमें भी 40% का 40 बेसिस पॉइंट्स का बढ़ोतरी किया था हमने। उसके बाद मई, जून और अगस्त में जो रेट हाइक किया, तो हमारा ये असेसमेंट है कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक। और एक बात मैं इस सिलसिले में कहना चाहता हूँ कि जब आप रेट कट करते हैं तो आप बहुत क्लियरली फॉरवर्ड गाइडेंस दे सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी जो कोविड जैसा हो, कोविड के टाइम में या उससे पहले भी इकोनॉमी स्लो डाउन हो रहा था। कोविड जो है इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव था इकोनॉमी के ऊपर, इसीलिए हम उस वक्त फॉरवर्ड गाइडेंस देते थे कि हाँ अभी हम वही जो अप्रोच यही रहेगा कि आगे जाके कट करेंगे, थोड़ा बहुत फॉरवर्ड गाइडेंस देते हैं। लेकिन इस अभी जो अनसर्टन सिचुएशन है, डे टू डे सिचुएशन जो बदल रहा है, वीक टू वीक जो सिचुएशन बदल रहा है, इसके बारे में पॉलिसी रेट का जहाँ तक सवाल है, किसी तरह का फॉरवर्ड गाइडेंस देना बहुत मुश्किल है। एक चीज़ जो मैं आपकी बात से समझ रहा हूँ वो ये कि इन्फ्लेशन को लेकर तो आप कॉन्फिडेंट है कि पीक हो गया, लेकिन ब्याज दरों को लेकर अभी भी आप ये साफ नहीं कह रहे कि ब्याज दरें पीक हो गई है, यानी कि गुंजाइश अभी भी है। जिस तरह का इन्फ्लेशन अभी है और शायद अगले 3 से 6 महीने और इसे नीचे आने में लगे, तो थोड़ी बहुत बढ़ोतरी की गुंजाइश तो है। वो कंक्लूजन आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं आपका जो सवाल है आपने बहुत अच्छी तरह पूछा आपने, लेकिन इसका जवाब में हाँ या ना मैं कुछ कहना सही नहीं मानता। ठीक, एक बात आपसे और पूछना चाहता हूँ। 2 बड़े काम हैं आपके हाथ में हमेशा जो होते हैं, एक तरफ ग्रोथ है, एक तरफ महंगाई है। इस वक्त आपके लिए महंगाई बड़ी चिंता है, लेकिन महंगाई को कम लाने में ब्याज दरें बढ़ाने के सिलसिले में थोड़ा बहुत असर शायद ग्रोथ पर भी पड़े। क्या आरबीआई इस वक्त हल्की फुल्की अगर ग्रोथ की कुर्बानी देनी पड़े, थोड़ा नीचे लाना पड़े, तो भी तैयार है आप मानसिक रूप से कि ठीक है थोड़ी कम भी हो जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता, पहले महंगाई कमानी चाहिए? हमारा हमेशा यही प्रायोरिटी रहेगा कि ग्रोथ सेक्रीफाइस जो होगा इन द प्रोसेस, वो बहुत कम से कम, जितना कम हो सकता है हम उसके तरफ भी बहुत सीरियसली ध्यान देते हैं। जो दुनिया भर में रेसेशन की बातें हो रही है, बड़ी मंदी की बातें हो रही है, क्या उसके साथ हमारी इकोनॉमी मजबूत रह सकती है, या अगर कमी हुई ग्रोथ में तो उसके कारण हमारे अपने लोकल कारण होंगे जो आप ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, या फिर ग्लोबल कारण ज़्यादा होंगे? इसी अभी का जो स्थिति है उसमें ग्लोबल कारण ज़्यादा है, चाहे वो इन्फ्लेशन हो या चाहे वो ग्रोथ हो। क्योंकि ग्रोथ में आप देखिए ग्लोबल डिमांड जो है वो अभी कम हो रहा है, और एक्सपोर्ट सेक्टर जो है हमारे ग्रोथ में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों। तो ग्लोबल जो डिमांड है अभी उसमें थोड़ा मतलब जिसको कहते हैं कि स्लो डाउन आता है, और बाकी इकोनॉमीज़ में भी थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है। तो उसका असर तो ज़रूर भारत के ऊपर पड़ेगा ही, क्योंकि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जब हम रहते हैं, जब इंटरनेशनली ग्लोबल ग्रोथ बढ़ता है तो हमारे लिए भी एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ता है, और हमारा डोमेस्टिक सेक्टर भी बहुत अच्छा करता है। तो इसीलिए ग्लोबल फैक्टर्स का इम्पैक्ट जो है वो इन्फ्लेशन के ऊपर रहेगा और ग्रोथ के ऊपर भी रहेगा। जहाँ तक डोमेस्टिक फैक्टर से ग्रोथ का, अब देखिए इस साल का जो है एग्रीकल्चर सेक्टर अभी बहुत अच्छा कर रहा है। बारिश भी काफ़ी, जो जितना गैप था बारिश, वो गैप कम होके अभी एक्सेस रेनफॉल हो गया मॉनसून में। लेकिन हाँ, कुछ एरियाज़ में जो है वो मतलब बारिश इतना नहीं हुआ, और नेट सोइंग एरिया जहाँ पे मतलब कल्टीवेशन जो एरिया है उसका भी जो शॉर्टफॉल था वो बहुत कम हो गया है, अभी 1-1.5% के आसपास है। और एक चिंता की विषय था इस साल की जो पैडी कल्टीवेशन जिसको कहते हैं, उसमें 10-15 रोज़ पहले हम जब डाटा देख रहे थे उसमें शॉर्टफॉल था, पिछले साल के हिसाब से शॉर्टफॉल 11-12% तक था। लेकिन अभी जो आज का स्थिति है वो शॉर्टफॉल 6% के आसपास है। तो इसीलिए वो जो एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा कर रहा है, और बाकी जो सेक्टर से आप ले लीजिए, मतलब इंडस्ट्री हो या सर्विसेज सेक्टर हो, उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है, क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छा है।
तो इसीलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है हमारे देश के अंदर वो रेसिलिएंट है। जी। लेकिन हाँ, जो फर्स्ट क्वार्टर का जीडीपी नंबर आया था, आप शायद पूछेंगे, फर्स्ट क्वार्टर का जो जीडीपी नंबर आया था, आरबीआई का असेसमेंट्स कंपेयर करेंगे तो उसके हिसाब से कम है, थोड़ा कम। हमारा असेसमेंट था कि 16.2% आएगा और जो एक्चुअल नंबर आया है वो है 13.5। तो वो क्यों हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, उसको हम डिटेल्ड स्टडी कर रहे हैं। 2-3 एरिया हमने आइडेंटिफाई किए हैं कि कहाँ पे कहाँ पे हमारा जो असेसमेंट था और एक्चुअल जो नंबर है कहाँ पे ज़्यादा फर्क आया है। सो ग्रोथ फर्स्ट क्वार्टर जो है हमारे असेसमेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो कम हुआ है, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो देखेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हो, रूरल डिमांड हो, अर्बन डिमांड के भी कई सारे कंपोनेंट्स, वो काफ़ी रेसिलिएंट, अभी तक रेसिलिएंट चल रहा है। सर, क्रेडिट ग्रोथ कम हो तो भी आपके लिए दिक्कत है और ज़रूरत से ज़्यादा हो तो भी शायद आप थोड़ी चिंता करते होंगे। इस वक्त क्रेडिट ग्रोथ ज़बरदस्त है, बैंक्स आराम से लैंड कर रहे हैं और स्पेशली क्रेडिट ग्रोथ कॉर्पोरेट्स के मुकाबले में रिटेल में थोड़ी ज़्यादा है। आरबीआई कंफर्टेबल है या थोड़ी चिंतित है या फिर नज़र बनाए हुए हैं? चिंतित मतलब आप कह रहे हैं क्रेडिट ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? ज़्यादा। नहीं, कौन सा सेक्टर में ज़्यादा क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है उसको हम डिटेल एनालाइज करते हैं। और सेक्टरल में जब ग्रोथ होता है उसमें ये होता है कि कुछ सारे इंस्टीट्यूशंस में, कुछ सारे बैंकों में बहुत ज़्यादा होता है, कुछ सारे बैंकों में कम होता है। जी। तो जहाँ पे अगर मान लीजिए रिटेल लेंडिंग हो या रियल एस्टेट लेंडिंग हो या किसी भी एक सेक्टर या सब सेक्टर में अगर एक्सेसिव लेंडिंग हो रहा है, एक्सेसिव क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है, तो हम उसको एनालाइज करते हैं क्यों हो रहा है। और जहाँ जहाँ ज़रूरत होता है हम वो जो बैंक है या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो एनबीएफसी हो या बैंक हो या स्मॉल फाइनेंस बैंक हो या कोऑपरेटिव बैंक हो, उनको हम कॉशन देते हैं कि आपका ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, सस्टेनेबल होगा या नहीं रहेगा, इसको आप असेस करिए और हमको रिपोर्ट दीजिए। गवर्नर साहब, कुछ सवाल अब मैं कंज्यूमर्स के एंगल से आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो ये कि बढ़ती हुई ब्याज दरों में ईएमआई तुरंत बढ़ जाती है, ब्याज की दरें लोन्स पर तुरंत बढ़ती है, लेकिन डिपॉजिट्स पर ब्याज दरें बढ़ने में थोड़ा सा वक्त लगता है। आपसे पहले भी सारे गवर्नर्स इस बात की कोशिश करते आए हैं कि इन दोनों में गैप कम से कम हो। अभी क्या होता है कि हमेशा लेंडिंग रेट और डिपॉजिट रेट में थोड़ा सा टाइम लैग रहता है। और हमने जब रेट रिडक्शन किया था उस वक़्त, इनफैक्ट मैं ये भी आप बताना चाहता हूँ, पर भी पब्लिश हुआ है जिसमें ये दिखाया गया है कि जो एक्सटर्नल बेंचमार्क हमने अभी इंट्रोड्यूस किया है उसके कारण जब रेट लेंडिंग रेट जो है, मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन लेंडिंग रेट को बहुत जल्द हो रहा है। डिपॉजिट साइड में वो भी होना ज़रूरी है। जब हम रेट कम कर रहे थे डिपॉजिट साइड में बहुत फास्ट ट्रांसमिशन हो गया है। अभी जब हम रेट बढ़ा रहे हैं लेंडिंग साइड में, अगर आप देखेंगे रेट हाइक मतलब अभी भी पूरा प्रोपोर्शनेट नहीं है जी। रेट हाइक, जो लेंडिंग रेट हाइक है वो कम है, क्योंकि वो आगे जाके उसको धीरे धीरे वो बढ़ाएंगे। और हमारा यही कोशिश, और ये भी आपको देखना पड़ेगा कि मतलब ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि डिपॉजिट साइड में भी जो डिपॉजिट रेट्स, कई सारे बैंकों ने अपने डिपॉजिट रेट्स भी उन्होंने बढ़ाए हैं, कई सारे बैंकों ने कुछ नए डिपॉजिट स्कीम भी लॉन्च किया हुआ है। तो ये जो गैप है डिपॉजिट रेट पिकअप कैचअप करने के लिए लेंडिंग रेट के साथ, ये अभी वो जो गैप है वो कम होता जा रहा है। अच्छा, एक और बढ़िया काम जो आरबीआई ने किया है उस पर मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। डिजिटल लैंडिंग ऐप पर बड़ा एक्शन आपने लिया है, उस पर गाइडलाइंस बनाई है। हमने जी बिजनेस पर 2 साल पहले 2 स्टिंग ऑपरेशन किए थे। ऑपरेशन हफ्ता वसूली, जब मॉरेटोरियम आपने लागू किया था तब ये छोटे लोन देने वाली कंपनियां काफ़ी परेशान कर रही थी लोगों को, और उसके बाद हमने चाइनीज़ कनेक्शन पर भी हमने काफ़ी एक्शन लिया। आरबीआई ने बड़ा काम किया है उस पर। ये बताएं सर, काफ़ी कुछ तो कंट्रोल में आ चुकी हैं ये चीज़ें, अभी भी थोड़ी बहुत और चीज़ें हैं, प्लस ये जो विदेशी कनेक्शन निकल कर आ रहे हैं लैंडिंग ऐप्स पर, इस पर आरबीआई का क्या व्यू है और आगे आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, हमने तो डिजिटल लेंडिंग के बारे में हमने नए गाइडलाइंस इशू कर दिए हैं और हमें सेटिस्फैक्शन है कि ऑल राउंड मतलब सारे जो फाइनेंशियल सेक्टर के प्लेयर्स हैं वो मतलब बाय एंड लार्ज खुश हैं कि ठीक गाइडलाइंस ठीक है। हमारा ये जो पॉलिसी नया आया है उसका जो है अंडरलाइंग थीम जो है 3 प्रिंसिपल्स पर ये आधारित है। पहला ये है कि ये कंज्यूमर सेंट्रिक है। कंज्यूमर सेंट्रिक क्यों है? क्योंकि अभी जब भी डिजिटल लोन वो लेते हैं उनको पता लगेगा कि ऑल इंक्लूसिव सारे कॉस्ट मिला के उनको एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर कितना है वो पता लगेगा। पहले वो ठीक से पता नहीं लगता था। तो ये हमने सेकेंडली जो कलेक्शन मेथड रहेगा
उसके बारे में भी हमने बहुत सारे गाइडलाइंस इशू किए हैं, और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको भी काफ़ी हमने मतलब काफ़ी उनके साथ भी इंटरेक्ट किए हैं। तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल जिसके ऊपर ये नया पॉलिसी, डिजिटल लेंडिंग पॉलिसी आधारित है, वो है इट इज़ ए कंज्यूमर सेंट्रिक पॉलिसी। दूसरा ये है कि इट इज़ बेस्ड ऑन रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क मिटिगेशन, क्योंकि ये जो लेंडिंग हो रहा है अगर वो अनरेगुलेटेड चला जाता है, अनरेगुलेटेड रह जाता है, तो सिस्टम में जो है फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत सारे रिस्क बिल्डअप होते हैं, और वो आगे जाके बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बहुत चिंता का विषय बन सकता है। तो इसीलिए डिजिटल लेंडिंग में जो रिस्क क्या बिल्डअप हो रहा है उसको हम असेस करके हमने ये भी कहा है कि रेगुलेटेड एंटिटीज़ ही सिर्फ यही कर सकते हैं। और अगर कोई मतलब मान लीजिए उन रेगुलेटेड एंटिटी, वो चाहे कोई डिजिटल लेंडर है जो कि आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है, मतलब एनबीएफसी रजिस्टर्ड एनबीएफसी जो है, मान लीजिए वो एक लोन सर्विस प्रोवाइडर या कोई सर्विस प्रोवाइडर को उनका सर्विसेज मतलब यूटिलाइज कर रहे हैं, उनके ऊपर भी कई सारे जो कंट्रोल है वो आधारित रहे ना, उनको भी अप्लाई होगा। और तीसरा ये है कि ट्रांसपेरेंसी, जैसे मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इंटरेस्ट रेट कैसा है, कौन लेंड कर रहा है। पहले ये मतलब अभी जो पॉलिसी आने से पहले कभी कंज्यूमर को पता नहीं था कि लेंडिंग कौन दे रहा है, एक्चुअली पता ही नहीं होता था। हाँ, किसके बैलेंस शीट से ये पैसा आ रहा था उसको पता नहीं था, और उनको बिना मतलब उनको बिना बताए उनका कभी वो लेंडिंग ऑफर कर दे, लोन ऑफर कर देते हैं, ये लोग ले जाते थे। तो इसीलिए ट्रांसपेरेंसी अभी जो है ज़्यादा है। तो हमारा ये मानना है कि ये जो पॉलिसी है ये बहुत इफेक्टिव रहेगा, लेकिन सुपरविजन साइड में हम इसको सुपरवाइज करते रहेंगे, और इसमें कंज्यूमर अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। और जो जहाँ पे कंप्लेंट आता है किसी तरह भी, वो देखिए कुछ इलीगल मेथड्स ऑफ कलेक्शन के बारे में बहुत सारे, आपने पिछले बार भी कहा था हफ्ता वसूली के बाद, आप मेरे को याद है आपने पिछले बार भी ये सवाल पूछा था, और उसके बेसिस में उसके आधार पर हमने कई सारे स्टेप्स भी लिया था आरबीआई के तरफ से। तो कुछ सारे जहाँ पे इलीगल मेथड आता है या कोई अनरजिस्टर्ड या कोई इस टाइप का कुछ इंसिडेंट होता है, तुरंत जो है वो आरबीआई को कंप्लेंट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, लोकल पुलिस हो या जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, उनको भी कंप्लेंट करना चाहिए। ठीक बात है सर। एक और जो बड़ी चीज़ है, जैसे जैसे देश में डिजिटल बैंकिंग बढ़ रही है, पेमेंट्स का सिस्टम जो बदल रहा है, हम यूपीआई के थ्रू जा रहे हैं, स्पेशली महिलाएं और बुजुर्ग अभी भी डिजिटल ये बड़े फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। साइबर फ्रॉड्स काफ़ी बढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं है। फ़ोन आता है कि आपके बैंक से बोल रहे हैं, ये डिटेल्स चाहिए, या किसी भी तरह की वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं। आपने काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए हैं, उनसे काफ़ी कुछ मदद मिली है, लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन अभी भी जिन लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं वो एक तो पूरी तरह से रुकना अभी भी बाकी है, और दूसरा है कि होने के बाद जो उन्हें तुरंत एक न्याय मिलना चाहिए या उन्हें जो हेल्प मिलनी चाहिए, उसमें अभी भी काफ़ी मुश्किलें हो रही है। आरबीआई इस दिशा में क्या बड़े काम करने जा रहा है? इसी फ्रॉड तो कई तरह के होते हैं। कभी आपके मोबाइल में आता है कि आपका लोन सैंक्शन हो गया है, आप इसमें वो जो लिंक देते हैं इसमें क्लिक कर लीजिए, या कभी कभी बैंकों के नाम से, मतलब आपका अकाउंट मान लीजिए एक बैंक में है और वो मैसेज आता है उस बैंक, मतलब वो मैसेज में लिखता है कि हम सो एंड सो बैंक से ये मैसेज है और आपका केवाईसी वेरीफाई नहीं हुआ है, तो आप ये क्लिक कर दीजिए, आपके फ़ोन के ऊपर इसको क्लिक कर दीजिए या टच कर दीजिए स्क्रीन के ऊपर, और वो जो है आपका केवाईसी वेरिफिकेशन करेंगे। कई तरह का इंटेलिजेंट मेथड जो है ये फ्रॉडस्टर्स जो है अडॉप्ट कर रहे हैं। इसीलिए जैसे आपने कहा, हमने अवेयरनेस बहुत क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, और चाहे वो टेलीविज़न के माध्यम में हो या एफएम चैनल, रेडियो चैनल के द्वारा हो, या प्रिंट मीडिया के थ्रू दैट, या कोई जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस या कंज्यूमर एसोसिएशंस, उनका सहयोग भी हम लेते हैं इस। सो अवेयरनेस तो हम क्रिएट कर रहे हैं। जहाँ तक रेजोल्यूशन के सवाल है, जहाँ पे अफेक्ट हुआ है, पहले तो ये है कि किसी तरह का अगर टेलीफोन में, मोबाइल में मैसेज आते हैं, पहला ये है कि, और बैंकों ने भी काफ़ी सारे वार्निंग मैसेजेस देते हैं कि बैंक की तरफ से इस टाइप का कोई मैसेज नहीं जाएगा कि आपका ओटीपी शेयर करिए या आपका पैन नंबर शेयर करिए। तो जो अगर इस टाइप का मैसेज आता है तो आप सेपरेटली डायरेक्टली आपके बैंक ब्रांच को कांटेक्ट करना चाहिए, और अगर मान लीजिए कुछ इंसिडेंट ऐसा हो जाए तो तुरंत बैंक में कंप्लेंट कर देना चाहिए। उनका कॉल सेंटर है
ऑनलाइन कंप्लेंट या वॉइस मेल में कंप्लेंट, मतलब थ्रू द कॉल सेंटर आप कंप्लेंट दे सकते हैं। और 30 दिन के अंदर अगर बैंक में रेजोल्यूशन नहीं मिलता है तो आप मतलब जो अफेक्टेड है कंज्यूमर जो है वो आरबीआई के ombudsman के पास आ सकते हैं। कोशिश तो हमारा यही रहा है कि ombudsman मैकेनिज्म को यूटिलाइज करेंगे, लेकिन फर्स्ट जो रेजोल्यूशन है वो बैंकों को करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर। 30 दिन के अंदर अगर बैंक या जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है वहाँ रेजोल्यूशन नहीं हुआ, आपका जो प्रॉब्लम या जो कंप्लेंट है उसके तरफ ध्यान नहीं दिया गया, तो उसके बाद आरबीआई को आ सकते हैं। सर अब मेरे आखिरी 2 सवाल, पहला इकोनॉमी से जुड़ा और हुआ। तो भी पूछ सकते हैं। जी। सबसे पहले जब आपने गवर्नर के पद पर कार्यभार संभाला, $400 बिलियन के आसपास हमारे रिजर्व थे, अब $600 बिलियन के आसपास हैं। एज अ आरबीआई गवर्नर जो ग्लोबल सिनेरियो उसको देखते हैं, अब हम शायद चौथे नंबर पर हैं दुनिया में सबसे बड़े रिजर्व्स के मामले में, आप कंफर्टेबल हैं या आपको लगता है ज़्यादा हैं या और बढ़ने चाहिए? नहीं, देखिए हमारा जो फॉरेक्स रिज़र्व है अभी का जो स्थिति है, हमारा जो स्ट्रॉन्ग फॉरेक्स रिज़र्व है वो हमारे लिए एक, जिसको कहते हैं एक हमारा अर्थव्यवस्था का वो एक सॉलिड एक बैकबोन है वो। और ये इट्स ए स्ट्रॉन्ग बफर। अभी इतना करेंसी मार्केट हो या फाइनेंशियल मार्केट में इतना उथल पुथल हो रहा है, लेकिन हमारा जो स्ट्रॉन्ग रिज़र्व से 600 बिलियन, आपने कहा 600 बिलियन के आसपास, तो वो उसके कारण जो है मार्केट हो या इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हो या मतलब सबका एक कॉन्फिडेंस है कि मतलब आरबीआई का फॉरेक्स रिज़र्व जो स्ट्रॉन्ग है। तो देयरफॉर किसी भी तरह का जब क्राइसिस होगा, हम जो आरबीआई है, भारत जो है, हम वी आर बेटर प्लेस्ड उसके साथ डील करने के लिए। तो ये जो रिज़र्व हमने बिल्ड किया, हमने मतलब जो अपॉर्चुनिटी था और अपॉर्चुनिटी को हमने यूटिलाइज किया। जहाँ तक लेवल है फॉरेक्स रिज़र्व का, कोई मतलब लेवल जो है, कई तरह की मेजरमेंट है कि इतने मंथ का इंपोर्ट बिल कवर कर सकता है या जीडीपी का इतना परसेंटेज, ऐसा मतलब कई मेथड से, लेकिन उसको आप अलग रखिए। अभी का जो स्थिति है, हमारा फॉरेक्स रिज़र्व जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसी के कारण हम जो है रुपी एक्सचेंज रेट जो है उसमें काफ़ी स्टेबिलिटी हमने रखा है। हाँ, तो मैं अगला सवाल यही पूछने वाला था कि 80 रुपये के डॉलर के सामने हमारा 80 का लेवल है रुपए का, क्या आरबीआई कंफर्टेबल है इस लेवल पर? क्योंकि कई लोग ये मानते हैं कि हमारी इकोनॉमी की जो ताकत है, जितना बढ़िया हम कर रहे हैं, उसके मुकाबले में हमारा रुपया बेहतर होना चाहिए। कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। आरबीआई का क्या व्यू है? जी, रुपी बेहतर होना चाहिए, इसका 2 मीनिंग है जी। इंपोर्टर्स के लिए वो चाहते हैं कि रुपी हमेशा स्ट्रॉन्ग रुपी रहे। जी। एक्सपोर्टर्स चाहते हैं कि मतलब रुपी थोड़ा वीक हो जाए, उनका ज़्यादा इनकम आ जाएगा। तो रुपी बेहतर मतलब ये डिपेंड करता है आप कहाँ से इसको देख रहे हैं। Absolutely. सेंट्रल बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो रुपी का एक्सचेंज रेट है, जो स्ट्रॉन्ग हो रहा है या वीक हो रहा है, दोनों दिशा में ये एक स्टेबल और ऑर्डरली मूवमेंट होना चाहिए। वोलेटाइल ज़्यादा ना हो। हाँ, वोलाटाइल ज़्यादा ना हो, स्टेबिलिटी रहे, और जो भी अगर रुपये का वैल्यू बढ़ रहा है या रुपये का वैल्यू कम हो रहा है तो वो मतलब ग्रेजुअली होनी चाहिए, एक ऑर्डरली मैनर में होना चाहिए। और 2 पॉइंट्स हमको देखना ज़रूरी है। रुपये का आप अगर कंपेयर करेंगे बाकी सारे करेंसीज के साथ, इनफैक्ट एडवांस्ड कंट्री करेंसी, हार्ड करेंसी जिसको कहते हैं, चाहे वो ग्रेट ब्रिटेन का पाउंड्स हो या आपका यूरो हो, आपका यूरोजोन का, उनके कंपैरिजन में रुपी डेप्रिसिएशन इतना नहीं हुआ है। सेकेंड पॉइंट मैं कहना चाहता हूं कि ये जो डेप्रिसिएशन अभी हो रहा है रुपी का, उसका मेन कारण है कि डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है, उसके कारण रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है। और तीसरा कारण ये है कि रुपी स्ट्रांग रहा है, उसका 2 कंपोनेंट है, एक तो हमारा जो रिजर्व से, दूसरा जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो है वो इंडिया का काफ़ी स्ट्रांग है। तो देयरफॉर हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो एक्सचेंज रेट है, मतलब वो इस सब ये जो 3-4 पॉइंट्स मैंने बताया, उसको सारे पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट करता है। आपके कार्यकाल में लगभग सारे सरकारी बैंक पीसीए से बाहर आ चुके हैं और जो बड़ी समस्या थी एनपीएस की, वो काफ़ी हद तक ठीक होती दिख रही है। सरकारी बैंकों की पूंजी की भी ज़रूरत थी। आपका क्या असेसमेंट है सरकारी बैंकों के कामकाज से, उनके एनपीए लेवल से? आप संतुष्ट है और ज़्यादा पूंजी की उन्हें ज़रूरत नहीं? थ्रू आउट द पैंडेमिक हमने आरबीआई के तरफ से ये रेगुलरली उनको बैंकों को, मतलब बैंकों के ऊपर हम ये बैंकों को कहते रहे कि आप जो है कैपिटल रेज करिए,
क्योंकि स्थिति जब है एक क्राइसिस एक बिल्डअप हो रहा है कोविड के कारण, तो आप कैपिटल बिल्डअप करिए, वो आपका बफर रहेगा, आपको प्रोटेक्शन देगा आगे जाके। इसीलिए बहुत खुशी की बात है कि सारे बैंक्स, पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उन्होंने मार्केट से पैसा उठाया और अपना जो कैपिटल बिल्डअप किया है। सिस्टम लेवल में, एग्रीगेट लेवल में देखेंगे तो जो बैंक का जो कैपिटल एडिक्वेसी है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। बैंक का जो प्रोविज़न किया है बैड लोन की तरफ, मतलब बैड लोन और स्ट्रेस लोन्स के कारण जो प्रोविजंस करते हैं, वो प्रोविजनिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अभी। तो देयरफॉर ओवरऑल जो फाइनेंशियल फंडामेंटल्स है बैंकों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आगे जाके बैंकों को कैपिटल और भी रेज करना चाहिए, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल सिचुएशन बहुत वोलेटाइल है, काफ़ी अनसर्टेनिटी है। और एक पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो लोन ग्रोथ हो रहा है, अगर बैंकों को लेंडिंग अपना जो है लोन्स लेंडिंग और लोन देना अगर वो सस्टेन करना चाहते हैं तो उनको एडिशनल कैपिटल की भी ज़रूरत होगा। आज 2 सालों में बिजनेस जर्नलिज्म में और बिजनेस न्यूज़ देखने वाले दर्शकों की संख्या 2 गुना से ज़्यादा हुई है। डीमैट अकाउंट बड़े खुले और लोग आपको, आरबीआई को हिंदी में देखना, सुनना, समझना चाहते हैं। आज आपने समय दिया और स्पेशली आप हिंदी सप्ताह मना रहे हैं, उस वक्त आपने हिंदी बिजनेस चैनल को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सारे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो आरबीआई गवर्नर का कहना है कि महंगाई लगभग काबू में आ चुकी है और अगर कोई अनहोनी घटना न हो दुनिया भर में तो फिर हमें महंगाई से अब और ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं, चिंताएं करने की भी हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके लिए आरबीआई और आरबीआई गवर्नर है। और उनको देखकर, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर ये समझ में आता है कि शायद अगर ये सब कुछ ठीक हो तो फिर ज़्यादा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जगह ना हो। बाकी कंज्यूमर्स के हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए ढेर सारे कदम आरबीआई की तरफ से उठाए जा रहे हैं जो आगे भी बरकरार रहेंगे। इस खास इंटरव्यू में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।